डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सोशल साइंस की, सोशल स्टडी की। हमने पिछले वीडियो में व्यापारियों के बारे में पढ़ा और आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार भारत के अंदर बड़े व्यापारी अलग अलग स्थानों पर व्यापार का काम कर रहे थे और अपना घर परिवार चला रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने छठे पाठ के अंतर्गत व्यापार के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। वो बड़ी दक्षिण भारत हो या उत्तरी भारत, उनमें किन किन वस्तुओं की खरीदारी होती थी, इसकी भी हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे, आज अपनी कॉपी में आप लिखेंगे भी। आज हमारी जो हेडिंग है नगरों में शिल्प, तो अपनी कॉपी निकालो और कॉपी में हेडिंग लिखो नगरों में शिल्प। शिल्प का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु से बनी हुई कोई आकृति जो होती है वो शिल्प है। मिट्टी से या पत्थर से, किसी भी वस्तु से अगर आपने कोई आकृति बनी है वो शिल्प होती है। जो ठोस हो, कागज़ पर नहीं, जो आपने किसी वस्तु से कोई आकृति बनी हो ठोस, वो आपका शिल्प है। तो नगरों में किस प्रकार की शिल्प कला हमको दिखाई देती है उसकी हम बात करेंगे। तो आप ये हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद जो मैं लाइनें लिखूं वो आपको बढ़िया राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है। पहले समझना है, लिखना भी है, सारा काम करना है। देखो, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की शिल्प कला मिलती हैं। शिल्प कला मतलब कोई भी डिजाइन जो है किसी भी वस्तु पर हो, किसी प्रकार की कोई मूर्ति हो, ठीक है, जो कला है वो शिल्प कला। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की हमें कला मिलती हैं और दरअसल उस कला का नाम भी उसी स्थान पर पड़ जाता है। मैंने आपको ये कहा कि अगर मान लो किसी स्थान पर कोई कला विकसित होती है, कोई कला हमको मिलती है, तो हम उस कला का नाम भी उसी स्थान पर रख देते हैं। जैसे मान लो जयपुर है तो उसकी साड़ी प्रसिद्ध है तो उसकी साड़ी का नाम जयपुरी पड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो जोधपुर के अंदर साफा प्रसिद्ध है तो फिर साफा का जो नाम है वो जोधपुरी साफा पड़ जाता है। तो जोधपुर के नाम से जोधपुरी साफा, ठीक है। तो वैसे नाम पड़ जाता है कला का भी। जैसे हम बात करें बिदर की, बिदर बिदर एक शहर है, एक जगह है और आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो बिदर जो शहर है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर जो शिल्पकार हैं वो बहुत बढ़िया डिजाइन तैयार करते हैं तांबे और चांदी में। तो जड़े का काम इनका बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इस कला का नाम है वो बिदरी कला पड़ गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आगे लिखेंगे कि बिदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी
पड़ गया। मतलब जो कर्नाटक में बीदर हैं वहाँ पर ये जो कला थी, जो वहाँ के जो शिल्पकार है, जो तांबे और चांदी में जड़ाई करते थे, तांबे की कोई वस्तु है वो चांदी की वस्तु, उसमें बढ़िया चीज़ें जोड़ करके बड़े डिजाइन जो तैयार करते थे। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि इतने प्रसिद्ध है कि उस कला का जो नाम है वहाँ की शिल्प का, उसका नाम भी उसी जगह से बीदरी नाम पड़ गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा और भी अलग प्रकार के जो समुदाय हैं वो भी इस प्रकार का काम करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अगर उनकी बात करें तो ये बात आप याद रखेंगे कि जैसे जो विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं, विश्वकर्मा समुदाय, तो विश्वकर्मा समुदाय के जो लोग हैं और इन्हीं को पांचाल भी कहते थे, पांचाल समुदाय। तो इसमें जो लोग आते हैं इस समुदाय में वो भी इस प्रकार के डिजाइन और शिल्प कला का काम करते हैं। जैसे मैं बात बताऊं तो सुनार हैं, तो वो भी कोई डिजाइन का कुछ कला का काम करते हैं, ठीक है। जो कसेरे हैं, कसेरे समझते हो ना आप, जो कपड़े पर बढ़िया डिजाइन वगैरह तैयार करते हैं वो। इसके अलावा जो लोहार हैं वो भी, ठीक है। इसके अलावा जो मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो। और जो बढ़ई जिनको आप सुथार बोलते हो, लकड़ी का काम करने वाले, ये सब इसमें शामिल हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ये भी कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, इनका भी कोई न कोई कला में काम होता है, क्योंकि जब मंदिर बनाया जाता है तो इन सब की जरूरत पड़ती है, मंदिरों को व्यवस्थित रूप से मंदिर में बढ़िया डिजाइन देने के लिए, ठीक है। मंदिर हो या कोई राजमहल हो या बड़े बड़े भवन हैं, उनमें भी इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जैसे आपको पता होने चाहिए जो सालियार या केकोलार, मैंने लिखा है सालियार या केकोलार, जो समुदाय के जो लोग हैं वो भी मंदिर निर्माण में बड़े अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये दरअसल बुनकर जो होते हैं ना, उस टाइप के जो समुदाय हैं, कपड़ा बुनने वाले, वो भी डिजाइन तैयार करते हैं। दक्षिण भारत में एक समुदाय है जो बुनकर जैसा काम करते हैं, तो ये भी अपनी भागीदारी निभाते हैं मंदिरों के अंदर, तो ये बात आपको लिखनी है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग लोग मंदिरों में दान दक्षिणा देते हैं और वस्त्रों से जुड़े हुए काम करते हैं। अगर इस समुदायों की बात करें तो ये कपास को साफ करते हैं, फिर काटना, फिर उसमें रंगना, तो ये अपने खुद का काम करते हैं और अपनी डिजाइन तैयार करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको डिजाइन बताऊँ तो आप देख सकते हो किस प्रकार का काम होता है। तो आपको ये डिजाइन दिखाई दे रही है, आराम से देखो। ये जो पीतल का एक इस प्रकार का मोमबत्ती दान है, इस पर काला आवरण है, और आपको ध्यान रखना है कि इस पर ये बारीक से बारीक फूल, ये डिजाइन तैयार की गई हैं। तो ये सब शिल्पकार करते हैं जिनका ये काम है। तो ये इस प्रकार की डिजाइन आप आराम से देख सकते हो कितनी पुरानी है, और इस प्रकार की डिजाइन हमें मिलती है अलग अलग जगहों पर, तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ये डिजाइन देखो, ये जो शॉल होती है, चादर, उसका जो ऊपरी भाग है, उसका जो बॉर्डर बनाते हैं, जैसे मान लो कोई इतनी लंबी चादर है और उसकी जो बॉर्डर होती है, आपने देखा होगा, वो इस प्रकार की डिजाइन बनाई हुई है। तो ये अलग अलग समुदाय के लोग बनाते रहते हैं, और ये अलग अलग नगरों में इस प्रकार की बातें जब आती है हमारे सामने कि वहाँ की किस प्रकार की कला है, तो इस प्रकार की कला है। तो हमने बिदर की बात की कि बिदर में किस प्रकार की कला थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो हमने बिदर के बारे में पढ़ा है। अब और भी ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत में स्थान हैं, उसकी बात करेंगे। तो अब आपको जो हेडिंग लिखनी है और समझना है कि दक्षिण भारत में किन किन स्थानों के अंदर किस प्रकार की डिजाइन मिलती हैं, तो हम हेडिंग लिखेंगे।
पहले हम पढ़ेंगे हम्पी के बारे में कि वहाँ की किस प्रकार की कला है। उसके बाद में जो मसूलीपट्टनम है उसकी भी बात करेंगे। मसूलीपट्टनम, ठीक है, अभी समझेंगे क्या कहाँ पर है। और सूरत, ठीक है, इनकी हम बात करेंगे कि यहाँ पर कला किस प्रकार की है। तो हेडिंग लिखना है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइन लिखनी है कि हम्पी है वो है कहाँ। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में है, ठीक है। और जो मसूलीपट्टनम है वो कर्नाटक राज्य तो समझते हो ना, जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलोर। तो जो मसूलीपट्टनम है वह आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आप सभी सूरत के बारे में जानते होंगे कि सूरत कहाँ है, गुजरात में है। तो हमें पहले हम्पी के बारे में पढ़ना है कि हम्पी में किस प्रकार की कला थी, वहाँ की वास्तुकला का क्या सौंदर्य दृश्य था वो पढ़ना है। मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ की क्या डिजाइन है और सूरत के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे हम्पी। क्या लिखेंगे हेडिंग अपनी कॉपी में, हम्पी, ठीक है। तो लिखो हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी के अंदर जो वास्तुकला है, मूर्तियों की जो कला है, वहाँ पर जो भवन निर्माण है, वहाँ पर जो मकान है, भवन कितने सुंदर रूप से बने, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हेडिंग लिखना है अपने कॉपी में, और आगे जो लिखूँ वो आपको लिखना भी है, समझना भी है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हम हम्पी की बात करें तो सबसे पहले आपको पता तो लग गया हम्पी कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर हम बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भी कहाँ है, तो हम्पी है वो जो कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदी है उनकी घाटी में स्थित है, ये ध्यान रखना है। तो लिखेंगे हम्पी नगर, कोष्टक में लिखना है आपको कर्नाटक, हम्पी नगर कृष्णा, दक्षिण भारत में नदी है बेटा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ये दक्षिण भारत का मानचित्र है जैसे, और ये दक्षिण भारत में, तो इसमें यहाँ पर एक नदी बहती है कृष्णा नदी, और यहाँ पर एक नदी है इस प्रकार की तुंगभद्रा। तो यहाँ जो नदियाँ हैं, दो नदियाँ इस प्रकार की, इसके बीच में आपको ध्यान रखना है कि हम्पी नगर है, विजयनगर के अंतर्गत, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसमें ये हम्पी स्थित है विजयनगर के अंदर, जो मैंने आपको बताया कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक भी तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर है, फिर यहाँ तमिलनाडु है, तो यहाँ पर जो नदी है ये ध्यान रखना है। तो ये याद हो जाएगा आपको और याद रखना है, क्योंकि जब इसकी बात करें तो ये विजयनगर का बहुत बड़ा केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य था, उसकी स्थापना 1336 में हुई थी, ध्यान रखना है आपको। एक बात लिखेंगे कि 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है। तो ये जो हम्पी है, ये जो विजयनगर दक्षिण भारत में है, वहाँ का एक प्रमुख केंद्र है, आपको ध्यान रखना है इनके साम्राज्य का।
तो ये बात आपको याद रखनी है। एक बात आपको दिमाग में आपको रखना है और समझना है कि भाई ये इसका प्रमुख केंद्र है हम्पी, और जब हम हम्पी में देखते हैं तो हमको बहुत बड़े यहाँ पर भवन और दीवारें नज़र आती हैं कि वहाँ पर किलेबंदी की होगी, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, इस यहाँ जो किलेबंदी की गई हैं, मतलब किले बनाए हैं, तो उन किलों की जो दीवारें हैं वो दीवारें इतनी गजब की हैं कि कहीं पर दीवारों के बीच में जो पत्थर हैं उन शिलालेखों को आपस में कभी गारे से या चूने से जोड़ा नहीं है, आपस में कोई किसी मसाले का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि आपस में उन्होंने फंसा करके सही ढंग से इनको पत्थरों को व्यवस्थित किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप याद रख सकते हो और आपको देखना भी चाहिए। तो मैं आपको चित्र बता देता हूँ। जैसे आपको ये दीवार दिखाई दे रही है, ये हम्पी के अंदर है। कहाँ पर है ये? इस प्रकार की दीवारें हम्पी में, जो बहुत पुरानी हैं, जो 1336 ईस्वी के समय जब विजयनगर का जो महत्वपूर्ण केंद्र है उसमें इसकी बात आती है। ये जो दीवार जो आपको दिखाई दे रही है, इस दीवार में जो पत्थर जोड़े हैं उनके बीच में कोई सीमेंट का या किसी मसाले मतलब जो सीमेंट को किसी पानी साथ में या किसी और के साथ में जोड़ते हैं तो वो मसाला जो तैयार करते हैं बिल्डिंग के समय, या चूना है या किसी गारे का, मतलब मिट्टी का प्रयोग करके इसको जोड़ा नहीं है। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपस में ऐसे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठोस ठोस करके इनको भरा गया है, बड़ी मुश्किल से साथ में जमाया है, लेकिन बीच में सीमेंट नहीं डाला है और दीवार खड़ी की गई। तो ये किलेबंदी की जो दीवारें हैं, ये पता लगता है कि इस समय महत्वपूर्ण एक केंद्र था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बात तो ये होगी, वहाँ के जो भवन मिले हमें यहाँ वास्तुकला के रूप में, वास्तुकला मतलब भवन निर्माण की जो कला होती है वो वास्तुकला होती है। तो यहाँ जो वास्तुकला है, अगर हम वहाँ की वास्तुकला के द्वारा हम जो भवन देखें, शाही भवन, उस भवन में मेहराब और गुंबद बने हुए हैं। तो लिखना है आपको कि जो शाही भवन है, देखो शाही भवन का मतलब होता है ऐसे भवन जो राजा महाराजों के, बड़े बड़े सामंतों के हुआ करते हैं ना, वो शाही भवन। तो शाही भवनों में भव्य भव्य यानी बहुत बड़ा मेहराब और गुंबद के बारे में हमने पढ़ा भी है मुगल कला के समय। तो मेहराब और गुंबद बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर आपको गुंबद के बारे में पता नहीं है और मेहराब के बारे में, तो मैं एक बार मैं बता देता हूँ कि मेहराब और गुंबद क्या होते हैं। जैसे मेन गेट होता है, ठीक है, और मेन गेट के ऊपर इस प्रकार के अगर ऐसे हैं, मेन गेट के अंदर जाते समय इस प्रकार का ऐसे, तो ये जो यहाँ पर इस प्रकार का जो डिजाइन है या जो इस प्रकार का जो यहाँ पर इस सपोर्ट ऊपर से रखा हुआ है, तो वो मेहराब है। क्या है? मेहराब। ठीक है, और गुंबद की बात करें तो ऊपर से जैसे ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर जो गोल गोल होता है, मंदिर के ऊपर भी इस प्रकार का गोल गोल होता है ना, जैसे ऐसे मान लो है ये मंदिर का वो नीचे वाला भाग है और ऊपर ऐसे हैं इस प्रकार का, वो गुंबद है, मतलब इस प्रकार का। ठीक है, आपने ताजमहल के ऊपर देखा होगा और मंदिर के ऊपर भी ऐसे किन्हीं किन्हीं मंदिरों के ऊपर भी होता है। तो इस प्रकार का ऊपर जैसे मस्जिद होती है उसके ऊपर भी होता है, तो ऊपर जो इस प्रकार की डिजाइन है उसको गुंबद कहते हैं, और यहाँ ऐसे हैं वो मेहराब कहलाता है। तो हमें इस प्रकार की डिजाइन मिलती हैं हम्पी के अंदर, वास्तुकला के अंदर ये चीज़ें हमको मिलती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात आप और लिखेंगे कि वहाँ पर स्तंभ के बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं, कक्ष यानी कमरे बने हुए हैं। तो स्तंभों के कई विशाल कक्ष यानी कमरे बने हुए थे। ठीक है, ऐसा हमें जब देखते हैं तो ऐसे नज़र आता है। तो स्तंभों के कई विशाल कक्ष बने हुए थे, ये बात आपको कॉपी में लिखना है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही।